क्यों अफगानिस्तान पिछले 50 वर्षों से बार बार विफल राज्य साबित हो रहा है। ये बार बार बाहरी प्रभावों, घरेलू विद्रोहों और सत्ता संघर्षों से ग्रस्त क्यों साबित हो रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों देशों की जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस एक जैसी है और कोई भी बाहरी शक्ति उसका शोषण कर सकती है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो आपको ये समझने में मदद करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की तुलना में अफगानिस्तान अधिक संवेदनशील क्यों है। ईरान का पश्चिमी भाग खाड़ी क्षेत्र में पड़ता है जिसके पास तेल भंडार है, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था अफगानिस्तान की तुलना में कहीं अधिक है। ईरान सहित कुछ खाड़ी देशों में रिच रिसोर्सेज और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के कारण ये देश महाशक्तियों के हमले के प्रयास होने से बचते आए हैं। पाकिस्तान का दक्षिणी भाग दक्षिणी अफगानिस्तान की तुलना में बहुत अधिक उपजाऊ और विकसित है। लगभग 200 वर्षों तक पाकिस्तान पर पूरी तरह से ब्रिटेन का शासन था, जिसमें इन्हें रेलवेज, संचार के अन्य साधन, शासन ये सभी अंग्रेज़ों से विरासत में मिले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब अंग्रेज़ चले गए तो अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान के पास एक अच्छी प्रशिक्षित सेना छोड़ी। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान आज घोषित या अघोषित परमाणु राज्य हैं। ईरान और पाकिस्तान से सीधे भिड़ना किसी भी देश के हित में नहीं है। ईरान अरब दुनिया के करीब होने के कारण यहाँ इस्लामिक एक्टिविज्म का स्तर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी अधिक है। इसने भले ही देश को अधिक कंजर्वेटिव बना दिया हो, लेकिन इससे स्थिरता आई है। तालिबान भी इस्लामिक एक्टिविज्म प्रैक्टिस करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि तालिबान ने अल-कायदा को आश्रय नहीं दिया होता तो तालिबान का सत्ता में पहला कार्यालय ईरान जितना प्रभावी हो सकता था। यही कारण है कि कई लोगों को लगता है कि तालिबान इस बार अपनी गलती नहीं दोहराएगा और अफगानिस्तान में एक अति कंजर्वेटिव सरकार को लंबे समय तक चलाने में सफल हो सकता है, बशर्ते उन्हें सुपर पावर और क्षेत्रीय शक्तियां द्वारा खुद पर छोड़ दिया जाए। यदि उनको खुद पर छोड़ दिया जाए तो अतीत गवाह है, कुछ अफगान शासक अपने देशों को स्टेबल सरकार देने में काफ़ी कामयाब रहे हैं। आइए इस वीडियो में देखें कि कैसे इन अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरों जैसे टेरेन, खराब अर्थव्यवस्था, लिटरेसी की कमी, विकास और संचार के साधन की कमी ने सभी जातीय समूहों, इंटर एथनिक और इंट्रा एथनिक के बीच पर्सनल एजेंडाज को जन्म दिया और बाहरी लोगों द्वारा शोषण के लिए खुद को वल्नरेबल किया। अफगानिस्तान के प्राचीन इतिहास के दस्तावेज 500 बीसी से शुरू होते हैं, जब बेरियम बेबीलोना ने इस यूरोप और एशिया के दो महाद्वीपों को जोड़ने वाले क्षेत्र की खोज की और उस पर विजय प्राप्त की। 329 बीसी में मैसेडोनिया के स्कंदर से महाराजवंशों के युग की शुरुआत हुई। फिर सेलुसिड्स ने ग्रीस की संस्कृति का प्रभाव डाला। जल्द ही मौर्य साम्राज्य ने प्रवेश किया। 962 एडी में बौद्ध धर्म के निवेश करते हुए अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। गजनवी डायनेस्टी इस्लाम लेके आया। 1219 में गेंगिस खान ने मंगोलिया डायनेस्टी के माध्यम से अफगानिस्तान की सत्ता संभाली। इसी के साथ साथ देश में ईसाई और हिंदू धर्म का भी उदय हुआ। ईसाई धर्म सिल्क रूट के रास्ते व्यापार के माध्यम से आया। कहा जाता है कि मुख्य रूप से ब्रॉन्ज एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान इस क्षेत्र में हिंदू धर्म फला फूला। बाद में मौर्यन एम्पायर और फिर मुगल डायनेस्टी और आखिर में सिख एम्पायर ने हिंदुइज्म को फिर से रिवाइव किया। मिडिवियल हिस्ट्री ने अफगान राज्य को एक शासक से दूसरे शासक के पास जाते देखा, चाहे वह एक शासन के भीतर हुआ हो या शासन के बाहर।
उनमें से लगभग सभी पश्तून जाति के थे, जो अफगानिस्तान की कुल आबादी का 42% हिस्सा थे। होटैक एम्पायर 1709 से 1738। होटैक एम्पायर की स्थापना खिलजी पश्तून्स ने की थी, जिन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर कुछ समय तक शासन किया था। होटैक साम्राज्य के कुल 5 शासक थे। दुर्रानी एम्पायर 1747 से 1823। दुरानी एम्पायर अहमद शाह अब्दाली द्वारा बनाया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर अहमद शाह दुरानी पड़ गया। अहमद शाह अब्दाली ने आजकल के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तरी और दक्षिणी पूर्व ईरान के कुछ हिस्से, पूर्वी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी पश्चिम भारत पर राज्य किया। 18वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में ऑटोमन एम्पायर के बाद दुरानी एम्पायर सबसे बड़ा मुस्लिम एम्पायर बना। दुरानी एम्पायर को आधुनिक अफगानिस्तान का फाउंडेशन माना जाता है। साथ ही प्रसिद्ध अहमद शाह दुरानी को आधुनिक अफगानिस्तान के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई इस अवधि के दौरान हुई। अहमद शाह दुरानी और मराठाओं के बीच हुई। 14 जनवरी 1761 को मराठाओं की हार हुई। दुरानी साम्राज्य के 7 शासक थे। बाराकज़ाई एम्पायर। सुल्तान मोहम्मद खान द्वारा शुरू किए गए बाराकज़ाई एम्पायर ने 1823 से 1973 तक अफगानिस्तान पर शासन किया। बाराकज़ाई शासन की शुरुआत में अफगानों ने पेशावर घाटी में अपने पूर्व गढ़ महाराजा रंजीत सिंह के अधीन सिख खालसा सेना को खो दिए। अफगानिस्तान का अधिकांश क्षेत्र दक्षिण और पूर्व में अंग्रेज़ों के, पश्चिम में पर्शिया और उत्तर में सोवियत के हाथों में चला गया। 3 प्रमुख एंग्लो अफगान युद्ध और 1928 से 1929 का सिविल वॉर भी इसी एम्पायर के दौरान हुआ। बाराकज़ाई एम्पायर के दौरान 16 शासक थे, जिनमें से 2 शासकों ने 2 शासन किए। अफगानिस्तान का नाम और उसका संविधान कई बार बदला गया। आपने देखा होगा कि सत्ता कई हाथों में गई, एक भाई से दूसरे भाई के पास, चचेरे भाई के पास और फिर वापस पिता के पास। बाराकज़ाई एरा में काफ़ी अस्थिरता थी। मोहम्मद ज़ाहिर शाह के 40 साल के शासन के बावजूद इसने निश्चित रूप से देश की प्रगति को धीमा कर दिया होगा। अंग्रेज़ों के प्रभाव ने भी राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया। इस दौरान अफगानिस्तान में इस्लामवादी एक्टिविज्म ने जन्म लिया। 1919 से 1929 के भीतर एक प्रगतिशील शासक अमनुल्लाह खान ने शासन किया। अमनुल्लाह खान ने अपने वंश की एक बहुत बड़ी परंपरा को तोड़ा। उन्होंने केवल एक महिला से शादी की और इस तरह बहुविवाह या पॉलीगैमी के परंपरा को तोड़ा और इसके खिलाफ भी बोला। उनकी पत्नी सूर्या तारजी थी। रानी ने महिलाओं के लिए एक क्रांति लाई। पॉलीगैमी के खिलाफ अभियान के साथ उन्होंने अमनुल्लाह खान के साथ लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए, महिलाओं के लिए समान अधिकार, उन्हें तलाक का अधिकार दिया। सेकुलरिज्म को भी बढ़ावा दिया गया। महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड हटा दिया गया। दरअसल एक रैली को संबोधित करते हुए रानी ने अपना हिजाब ये कहते हुए फाड़ दिया कि इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि महिला के शरीर को विशेष कवर की ज़रूरत है। अमनुल्लाह के शासन में रहने वाले कुछ कट्टर और कंजर्वेटिव मुसलमान इस लिबरल दृष्टिकोण से खुश नहीं थे। 1923 और 1924 में 2 विद्रोह हुए जिन्हें कुचल दिया गया। 1929 में अफगान सिविल वॉर हुआ जिसमें विद्रोह सफल रहा। राजा और रानी ब्रिटिश भारत और बाद में रोम भाग गए। भारत में रहते हुए उन्हें एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने भारत रखा। राजकुमारी अभी भी रोम में रहती है और आज 92 साल की है। मोनार्की का अंत 1973। मोहम्मद दाऊद खान एक अफगान राजनेता और जनरल थे। इन्होंने 1953 से 1963 तक अपने चचेरे भाई राजा ज़ाहिर शाह की सरकार में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1973 में उन्होंने
तख्ता पलट किया और राजशाही यानी मोनार्की को हटा दिया। वे 1973 में अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने। इन्होंने 1978 के सौर रेवोल्यूशन तक एक ऑटोक्रेटिक वन पार्टी सिस्टम की स्थापना की। सौर रेवोल्यूशन 1978 में अफगान सेना और कम्युनिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के नेतृत्व में सौर रेवोल्यूशन हुआ और इसके दौरान दाऊद खान की हत्या कर दी गई। उनके शरीर की खोज 30 साल बाद की गई थी, जिसकी पहचान एक छोटी सुनहरी कुरान से हुई जिसे वे हमेशा अपने साथ रखते थे। उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया। सौर रेवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति के रूप में नूर मोहम्मद तारकी के साथ एक सोवियत गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ। सोवियत के आक्रमण से पहले लेकिन सौर रेवोल्यूशन के बाद देश ने 3 शासकों को देखा। सोवियत शासन 1979 से 1989। सौर रेवोल्यूशन के बाद कराची के सत्ता में आने पे उन्हें बहुत कम लोकप्रियता और समर्थन मिला और काउंटर के रूप में कराची सरकार सोवियत संघ पर बहुत अधिक निर्भर होने लगी। घरेलू स्तर पर उन्होंने व्यापक भूमि और सामाजिक सुधार शुरू किए जिनका कट्टर मुस्लिम और एंटी कम्युनिस्ट पार्टीज ने विरोध किया। गांवों और शहरों में इंसर्जेंसी बढ़ गई और ये सभी सामूहिक रूप से मुजाहिदीन कहलाते थे। ओरिएंटेशन में ये इस्लामिक एक्टिविस्ट थे। इन विरोधों के कारण साथ ही सत्ताधारों के दलों के बीच अंदरूनी लड़ाई के कारण सोवियत संघ ने 24 दिसंबर 1979 की रात को देश पर आक्रमण किया। सोवियत ने बाबर कारमाल को राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया। सोवियत शासन ने बड़े पैमाने पर मुजाहिदीन के समर्थकों को मारा और उन्हें अपने घरों से भगाया। 1982 तक कुछ 2.8 मिलियन शरणार्थी पाकिस्तान में शरण के लिए चले गए और अन्य 1.5 मिलियन ईरान भाग गए। सोवियत कब्जे के दौरान और उसके 3 साल बाद तक देश ने 4 राष्ट्रपतियों को देखा। 1980s के अंत तक अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के लिए एक सरदर्द बन गया था। 1989 में सोवियत यूनियन खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था और उसके कई राज्य स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे थे। अफगानिस्तान की लड़ाई में सोवियत यूनियन के लगभग 15,000 सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए। 1988 में सोवियत संघ ने अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमति दी। 15 फरवरी 1989 को सोवियत संघ ने विड्रॉल शुरू कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। मुजाहिदीन को दुनिया भर से सहानुभूति रखने वाले मुसलमानों से सहायता मिली और मुस्लिम स्वयं सेवकों की एक अनिश्चित संख्या, जिन्हें लोकप्रिय रूप से अफगान अरब जाना जाता था, ने मुजाहिदीन के युद्ध में शामिल होने के लिए दुनिया के सभी देशों से यात्रा की। अल कायदा अफगान अरब स्वयंसेवी समूह नेटवर्क का एक ऐसा ही संगठन था। सोवियत समर्थन वाले आखिरी अफगान कम्युनिस्ट शासक को 3 साल में हटा दिया गया और मुजाहिदीन सत्ता में आई और अफगानिस्तान को इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान कहा जाने लगा। मुजाहिदीन के विद्रोही समूह एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एक भीषण सिविल वॉर शुरू हुई। इनमें से कुछ विद्रोही जैसे हिजबुल इस्लामी गुलुबुद्दीन बाद में भी लड़ते रहे। हालांकि उनमें से अधिकांश तब पराजित हुए जब तालिबान ने 1996 में देश पर विजय प्राप्त की। मुजाहिदीन के दूसरे शासक बुरहानुद्दीन को 1996 में काबुल के गिरते ही तालिबान ने हटा दिया। बुरहानुद्दीन 1996 से 2001 के सिविल वॉर के दौरान अपने आप को शासक बताते रहे और अमेरिका के 2001 के कब्जे के बाद बुरहानुद्दीन को फिर से कुछ देर के लिए शासक बनाया गया। 1996 से 2001 तक मुजाहिदीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10% कब्जा होने के बावजूद मान्यता प्राप्त थी, पर तालिबान के पास 90% एरिया था। फिर भी उन्हें अधिकतर देशों ने रिजेक्ट किया। केवल पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने तालिबान को रिकॉग्नाइज किया। तालिबान के सत्ते में आने से पहले 2 मुजाहिदीन शासक थे। इसके साथ हम भाग 1 के अंत पर आते हैं। शनिवार के एपिसोड में हम तालिबान के शासन से शुरू करेंगे।
अमेरिका के आक्रमण और वापसी पर बात करेंगे और हम चर्चा करेंगे कि क्यों हर सुपर पावर को अफगानिस्तान में आकर कोई खास सफलता नहीं प्राप्त हुई।